हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो या इंसुलेटिंग स्फीयर बोल दो या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बोल दो, एक ही बात है। तो बेटा पढ़ते हैं, चलो क्या पढ़ना है? पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग लिखा जा सकता है, इंसुलेटिंग लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है बेटा। तो प्रीवियस क्लास में मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। पिछली बार जो फॉर्मूला बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में, वो बताया था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो देखो बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर। तो बेटा मैं तुमसे कहा है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज क्या हो जाता है? रिसाइड हो जाता है। लेकिन ये तो कंडक्टर नहीं है, ये तो क्या है बेटा? नॉन कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। बेटा चार्ज इस स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में इस तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। पिछली बार जो बताया था बेटा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो बेटा ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कैसा? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब तक बेटा होलो ना बोला जाए तब तक वो होलो नहीं है। हाँ तो बेटा देखो, तो ये कितना चार्ज है बेटा? ये चार्ज है Q। कितना चार्ज है ये? Q। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम चार्ज। ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा? वॉल्यूम चार्ज का। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। तो यहां पर हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो Q क्या हो जाएगा? यहां से Q हो जाएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई से रो 4/3 पाई आर क्यू। तो बेटा चार्ज Q तो है ही, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में उसे क्या लिखा जा सकता है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से वही कहानी शुरू होती है बेटा जो पिछली बार थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना हमें? आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि R ग्रेटर देन R। यानी कि पॉइंट जो हम ले रहे हैं बेटा वो कहां पर ले रहे हैं? बाहर ले रहे हैं। मान लो यहां पर P, यहां से कितनी डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। और R डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सेल। सेल के रेडियस से क्या है? ज्यादा। तो ये पॉइंट कहां पर हुआ बेटा? आउटसाइड हुआ। ठीक है। अब अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये उसको ऐसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था बेटा, फिर दोबारा बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें फाइंड करना होता है यूजिंग गॉस लॉ, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और वो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाती है सिमेट्री के आधार पर। और स्फीयर की सिमेट्री क्या होती है बेटा? स्फेरिकल ही होती है। तो हम यहां पर एक स्फीयर और बना देते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस। और इस स्फीयर को यहां पे क्या कहा जाएगा बेटा? इस स्फीयर को यहां पर कहा जाएगा गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, अब गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते हैं बेटा, ds ले लिया, और एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल आउटवर्ड ऐसे होगा। तो पिछली बार की तरह ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। फिर वही बात, अगर ये पॉइंट बेटा अगर हम यहां पर लेते हैं, यहां पर पॉइंट लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। पॉइंट यहां पर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो बेटा इस सरफेस के हर पॉइंट पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना हो। तो एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना बेटा, तो बाय गॉसियस लॉ बाय गॉसियस लॉ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है ये पूरे इस स्फीयर को इनक्लोज करती है, और ये पूरा स्फीयर क्या है, कितने चार्ज का है, क्यू चार्ज का। तो ये वाली गॉसियन सरफेस इस पूरे चार्ज को इनक्लोज कर रही है। अब क्या करेंगे बेटा, हम डॉट हटाएंगे तो ई डी एस कोस थीटा, और वो थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0, पैरेलल है दोनों। और ये होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसमें से ई बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये क्या बचा, डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या ds कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा मैं फिर दोबारा बता देता हूं, ds इज द पार्ट ऑफ दिस आउटर स्फीयर। बेटा ds किसका पार्ट है, आउटर स्फीयर का। तो जब हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया जो निकल कर आएगा, सरफेस एरिया, वो किसका निकल कर आएगा, आउटर स्फीयर का। और आउटर स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ना कि कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा बेटा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या हो गया, E हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से वही बात कि दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब बेटा ये कैसा फॉर्मूला है, जैसे कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फॉर द पॉइंट आउटसाइड द शेल, जो भी पॉइंट बेटा हम इस शेल के क्या लेंगे, आउटसाइड लेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इफ द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा बेटा, सिमिलर टू द पॉइंट ऑफ चार्ज, जैसे कि ये सारा चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि सेंटर पर क्या है, कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट के रूप में। सारे पॉइंट के लिए, किन सारे पॉइंट के लिए, विच लाइज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है ना। अब बेटा हम यहां से Q की जगह, तो सिंस वहां से Q बराबर क्या है, वहां से Q बराबर है रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह लिख दिया रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा रो आर क्यूब और नीचे हो गया 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें सीखने को मिल रहा है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे हम इस स्फीयर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, ऑन द सरफेस
ऑन द सरफेस। तो बेटा सरफेस के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो जब अगर हम सरफेस पर लिखना चाहते हैं तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 क्यू बाय, और स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल आर की जगह हम लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर। या बेटा स्मॉल आर की जगह जब आप कैपिटल आर रखोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो आर बाय 3ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सरफेस पर, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पर, इनसाइड। तीसरा पॉइंट है बेटा इनसाइड द स्फीयर। कैसा स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर। जब तक शेल या होलो स्फीयर ना बोला जाए तब तक ये शेल नहीं है, और अगर ये शेल है तो रिजल्ट वही होगा जो प्रीवियस क्लास का था। तो बेटा इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए आर लेस देन कैपिटल आर होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगी वो। तो देखो बेटा ये रहा वो गिवन स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब तक नेगेटिव ना लिया कहा जाए तब तक हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज ही मानकर चलते हैं। ये अब हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं इनसाइड दिस सेल, सॉरी सेल नहीं बेटा, इनसाइड दिस स्फीयर। कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस आर रेडियस कैपिटल आर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। ये पॉइंट यहां पर, इधर उधर उधर, मतलब इनसाइड द स्फीयर कहीं पर भी हो सकता है। ये सेंटर हो गया और ये पॉइंट पी हो गया। तो बेटा हमें फिर से गॉसियन सरफेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, और गॉसियन सरफेस फिर से क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है बेटा, तो अब हमें जो चार्ज लेना वो लेना चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। ये जो ब्लू कलर में बेटा मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। तो बेटा ये जो पूरा चार्ज आपको दिखाई दे रहा, पूरा चार्ज, इस चार्ज को तो मैंने किससे नोट किया है, क्यू से। ये पूरा चार्ज किससे नोट किया जा रहा है, क्यू से नोट किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो चार्ज होगा बेटा, इस क्यू में से, इस चार्ज टोटल चार्ज क्यू में से कुछ इसके अंदर आ गया और कुछ इसके क्या है, बाहर। इसके बाहर नहीं बेटा, इसके बाहर ये चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लोज नहीं है। तो जब हम इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम इस चार्ज को नहीं लेंगे, ये वाला चार्ज नहीं लेंगे, ये वाला चार्ज लेंगे जो इसके क्या है, अंदर। अब बात आती है ये अंदर कितना चार्ज है, उसको तो हम क्यू नहीं लिख सकते बेटा, तो उस चार्ज को मैंने लिख दिया चलो क्या, क्यू डैश। अब मैंने यहां पे बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो देखो सिंस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा इनर स्फीयर के लिए अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखें, इनर गॉसियन स्फीयर के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखें तो कैसे लिखेंगे, चार्ज क्यू डैश पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा इसकी रेडियस कितनी है इनर वाले की, स्मॉल आर से नोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो चार्ज डेंसिटी हो गई इनर के लिए, और चार्ज डेंसिटी आउटर के लिए कैसे लिखोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई, और बाहर वाले के कितने बेटा, आर क्यूब।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्यू डैश क्यू के बराबर है, ये वॉल्यूम इसके बराबर है, लेकिन ये चार्ज डेंसिटी दिस चार्ज पर इट वॉल्यूम या दिस चार्ज पर इट वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहां से बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश कितना आ गया, क्यू डैश आ गया क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड, इतना चार्ज इनक्लोज्ड बाय इनर गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, यहां तक की बात। अब हम लगा देते हैं क्या, गॉस लॉ, तो बाय गॉसेस लॉ। तो बेटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नोट नहीं बेटा, अब क्या एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नोट हम कब तक लेते हैं, एप्सिलॉन नोट हम लेते हैं फ्री मीडियम के लिए, बट दिस इज अ मीडियम। इसके अंदर ये क्या है, कुछ मीडियम है जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है। तो अब एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन नोट का रेशियो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर होता है। तो अगर आप एप्सिलॉन की जगह लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ नोट, एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोट। ठीक है बेटा। तो देखो ये तो हर बार सोल्व करके क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू डैश की जगह मैं यहां से क्या लिखूंगा, क्यू डैश की जगह लिखूंगा क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू डैश की जगह क्या लिख दिया, क्यू स्मॉल क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, ये लिख दिया, और बाय एप्सिलॉन। अब क्या हुआ बेटा, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचा, ई इक्वल क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब। और यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताने लगे बेटा, कहां पर, सेंटर पर, तो फॉर सेंटर के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, और डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बेटा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड्स द स्फीयर जाएंगे, टुवर्ड्स द सरफेस जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सेंटर पर 0 है, लेकिन जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, और सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद बाहर वाले पॉइंट के लिए ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब बेटा मैं ग्राफिकली तुम्हें करके दिखाता हूं। अभी मैं कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ई इक्वल क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो पहले मैं बेटा तुम्हें ग्राफ बता दूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। ये तो हो गया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सेंटर, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ये सेंटर और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, r लेस देन r। ये क्या होगी, सरफेस, जहां पर हम r इक्वल r लिखेंगे। और ये जो रीजन है ये आउटसाइड द स्फीयर हो गया, तो ये क्या हो गया, r ग्रेटर देन r, यानी कि ये इनसाइड। तो यहां जो ग्राफ बनेगा वो इनसाइड के रिजल्ट के हिसाब से बनेगा। ये क्या, आउटसाइड, तो
तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो आउटसाइड के रिजल्ट के हिसाब से बनेगा, और ये क्या है, सरफेस के हिसाब से। तो बेटा इनसाइड क्या निकल कर आया था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पर क्या निकल कर आया था, मैक्सिमम, और आउटसाइड क्या निकल कर आया था, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और सेंटर पे क्या निकल कर आया था, सेंटर पे निकल कर आया था 0, सेंटर पे कितना, 0। तो बेटा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि सेंटर पे 0 है, और जैसे जैसे हम यहां पर देखो, अभी यहाँ 0 है, और जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाएंगे टुवर्ड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, और सरफेस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो सेंटर पर 0 है, और ये बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हो गया, ये हो गया। उसके बाद बेटा जब अगर आप और इधर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, कम होने लगता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये ग्राफ स्टेट इसलिए क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, सरफेस पर मैक्सिमम। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर या इंसुलेटिंग स्फीयर, तो हमें इस तरीके का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लिखो। बेटा जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, 14 में आया था, 2014 में। क्या क्वेश्चन है, चार्जेस Q, 2Q and 4Q are distributed in the are uniformly distributed in the sphere in the three डायलैक्ट्रिक स्फीयर। डायलैक्ट्रिक का मतलब बेटा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर। तो इन द 3 डायलैक्ट्रिक स्फीयर्स 1, 2 and 3 of radii R/2, R and 2R respectively as shown। तो बेटा 3 स्फीयर है, एक R/2 रेडियस का, एक R रेडियस का, और एक 2R रेडियस का। इसकी रेडियस 2R है, इसकी रेडियस R है, और इसकी रेडियस R/2। ये गिवन है बेटा, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
P at distance R from center of spheres 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3 respectively. Then तो बेटा देन के बाद हमारे पास चार ऑप्शन है। E1 बड़ा है, E2 बड़ा है, E3, या E3 बड़ा है, E2 बड़ा है, E1, या E2 बड़ा है, E1 से बड़ा है, E3 से, या E3 बड़ा है, E1 से बड़ा है, E2 से। ये ऑप्शन है बेटा। और पॉइंट दिया है बेटा डायग्राम में, एक पॉइंट यहां पर दिया है P एट डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस है। यहां पर भी पॉइंट P दिया है एट डिस्टेंस R, और यहां पर भी पॉइंट P दिया है एट डिस्टेंस R। बात समझ रहे हो बेटा? ये रेडियस 2r है, ये 2r रेडियस का स्फीयर है, तो डिस्टेंस r वाला पॉइंट इसके अंदर होगा। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो डिस्टेंस r वाला पॉइंट कहां पर होगा? सरफेस पर होगा। और ये डिस्टेंस रेडियस से क्या है? ज्यादा है, तो ये वाला पॉइंट P कहां पर होगा? आउटसाइड द स्फीयर होगा। इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर 2Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पर 4Q चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्वेश्चन बेटा अभी मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं बताया, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना लिख के दिखाया जैसा कि क्वेश्चन में लिखा होता है। ये क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, और ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन है। इनमें से एक ऑप्शन, दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं, एक ही होगा वैसे, ठीक है ना बेटा? उस ऑप्शन को हमें छांटना है। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन मैं अभी क्यों करा रहा हूं? ये क्वेश्चन मैं अभी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे जो चार्ज दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस में दिया है? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। और मैंने जो तुम्हें अभी अभी डेरिवेशन कराई है, अभी अभी जो फॉर्मूला बताया वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए ही बताया है। तो देखो बेटा, ये पॉइंट इसके बाहर है, तो E1 जो होगा बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें बेटा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस वाले स्फीयर के लिए हो जाएगा K चार्ज Q और डिस्टेंस R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा K 2Q बाय R स्क्वायर, K 2Q बाय R स्क्वायर। बेटा अभी अभी मैं सरफेस पर क्या फॉर्मूला बताया था तुम्हें? सरफेस पर फॉर्मूला बताया था KQ बाय रेडियस का स्क्वायर। तो K चार्ज Q और रेडियस का स्क्वायर, अगर पॉइंट सरफेस पर है तो किसका स्क्वायर? रेडियस का स्क्वायर। अब आ जाते हैं बेटा यहां पर E3, K 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या कहलाएगा बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह तो हम क्या यूज कर रहे हैं? K यूज कर रहे हैं बेटा। अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, वो फॉर्मूला क्या था? आप पीछे जाकर देख सकते हो। वो फॉर्मूला था E बराबर K 1/4 पाई एप्सिलॉन QR बाय कैपिटल RQ, ये फॉर्मूला था। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह तो हमने क्या लिख दिया? K लिख दिया। चार्ज की जगह क्या लिखा जाएगा इसके लिए? 4Q। डिस्टेंस की जगह क्या लिखा जाएगा? कैपिटल R। और रेडियस का क्यूब, रेडियस है 2R, उसका क्यूब क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा?
2r का क्यूब, ये हो जाएगा 8r क्यूब। तो बेटा E3 क्या हो गया, E3 हो जाएगा k टाइम्स 4 से 2 बार कैंसिल हो गया, 8 से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा k क्यूब बाय, बताओ क्या बचा, k क्यूब बाय 2r स्क्वायर। देखो ना बेटा, 4 से 2 बार कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचा, और 8 से एक r कैंसिल हो गया तो क्या बचा, r स्क्वायर बचा। ठीक है बेटा, अब हमें इनका क्या करना, कंपेयर करना। तो देखो ये है k क्यूब बाय r स्क्वायर, और ये है 2 टाइम्स ऑफ k क्यूब बाय r स्क्वायर, और ये क्या है, ये है 1/2 टाइम्स ऑफ k क्यूब बाय r स्क्वायर। तो बेटा ये k क्यूब बाय r स्क्वायर है, ये उसका डबल है और ये उसका आधा है। तो क्या बात पता चली बेटा, इन तीनों वैल्यूज में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्योंकि ये इसका क्या है, दुगना है। तो सबसे बड़ा है E2, सबसे बड़ा E2, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। देखो ना, तुम खुद देखो बेटा, ये k क्यूब बाय r स्क्वायर है, ये k क्यूब बाय r स्क्वायर है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या है, डबल है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या है, आधा है। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल है, मतलब इससे ज्यादा है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या है, कम है। तो E2 यहां पर सबसे बड़ा हो गया, E2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है, E1, और उससे भी छोटा क्या है, E3। तो बेटा E2 E1 E2 E3 में जो रिलेशन होगा वो इस टाइप का रिलेशन होगा कि E2 बड़ा है E1 से, बड़ा है किससे, E3 से। तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही, इसमें होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही, और बाकी सारी ऑप्शन क्या गलत हो गए। E2 बड़ा है E1 से, बड़ा है किससे, E3 से। तो बेटा ये क्वेश्चन बेशक JEE एडवांस्ड का है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगी हुई है वो 12th स्टैंडर्ड की लगी हुई है। 12th स्टैंडर्ड में हमने एक फॉर्मूला सीखा और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये कर दिया बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये इस तरीके से तुम्हारी गॉसेस लॉ की मतलब और भी एप्लीकेशन है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो बेटा मैंने तुम्हें गॉसेस लॉ की कितनी एप्लीकेशन बता दी, 4 एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वो सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, वो सिलेबस में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये CBSE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि स्फीयर में और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर तुम्हें डेरिवेशंस करनी है, अगर बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी है, तो बेटा आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म प्लेन शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, उसके फॉर्मूले याद रखने हैं 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल बॉडी का भी निकाल सकते हैं, किसी कौन का भी निकाल सकते हैं, दुनिया भर की बातें हैं। ठीक है ना, तो बेटा अब ये चैप्टर यहाँ पे मतलब ये एप्लीकेशंस खत्म हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक सर्कुलर चार्ज रिंग है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके सेंटर पर और एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है, वो लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भगवान तुम्हें क्या दे बेटा, सद्बुद्धि दे।